हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रभव जोशी और आप सबका स्वागत है लेट्स प्रिपेयर में। आज हम शुरू कर रहे हैं आईआईटी जैम फोकस फिजिक्स मास्टर क्लास नए तरीके के साथ। तो आइए शुरू करते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स के साथ। सो न्यूटोनियन फिजिक्स बेसिकली जिसे हम मैकेनिक्स भी कहते हैं, ये फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है। ऑलमोस्ट पिछले 2000 साल से जितना भी हमने हमारा डेटा एक्यूमुलेट किया है उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ओवर द टाइम गैलीलियो से न्यूटन से होते हुए आज तक ये सबसे सक्सेसफुल, जिसे हम सबसे अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए हैं, वो वाली फिजिक्स की स्ट्रीम है। वेल, बिफोर न्यूटन इस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारे हाइपोथेसिस और प्रूफ्स थे, पर वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं थे। न्यूटन ने अपने 3 लॉज को एम्पिरिकली और क्वालिटेटिवली के साथ साथ क्वांटिटेटिवली डिफाइन किया। इसीलिए इस मैकेनिक्स को, इस फिजिक्स को न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले स्पेस और टाइम के साथ। स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम क्या होता है? वेल, हमें थोड़ा सा इंट्यूशन इसके बारे में हो सकता है। स्पेस जिसके अंदर हम आसपास रहते हैं, हमारे आसपास की दुनिया जो 3 डायमेंशनल है, और साथ में टाइम जिसके चेंज होने के साथ हम अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज में हम बात करें, स्पेस और टाइम की अगर हम बात करें, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट एक पोजीशन पर है तो टाइम के साथ, टाइम के बदलने के साथ, टाइम के चेंज होने के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएगा। स्पेस और टाइम कंटिन्यूस है। फ्रॉम ए टू बी हम उसे कितने भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड एक यूनिट है जो हम यूज करते हैं उस टाइम को मेजर करने के लिए, पर हम उससे छोटी या बड़ी यूनिट कैसे भी ले सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली स्पेस और टाइम के बेसिस पे हम किसी भी चीज़ के मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ उसकी पोजीशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ इस पॉइंट 1 के अंदर हम देख सकते हैं इसमें एक पोजीशन की बात हो रही है और दूसरे टाइम की। टाइम तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास घड़ी है, स्टॉप वॉच है, सबसे हम हमारा टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बात अगर हम इस पोजीशन की करें तो ये क्या है? वेल, कॉमन आर्ग्यूमेंट होगा पोजीशन हम नेचुरली हम सब हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। बट अगर इसकी साइंटिफिक और फिजिकल मीनिंग की बात करें तो सपोज मेरे पास ये पॉइंट है और ये इस बॉक्स के अंदर है। तो अगर मैं आपसे इस पॉइंट की पोजीशन पूछूं, ये थोड़ा साइड में जा रहा है, इसको सेंटर में ले आता हूं। अगर मैं इस पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की पोजीशन पूछूं तो आप क्या कहेंगे? यू विल से दैट द पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स। जनरली ये हमारी इंट्यूशन है, हमने ये चीज़ समझी नहीं हो, लेकिन हम यूज़ करते हैं। हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव ही डिफाइन करते हैं। लाइक नॉर्मली हम चीज़ों को अपने से पास या दूर डिफाइन करने के लिए खुद को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, वो है एक रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जिसके कंपैरिजन में, जिसके रिलेटिव हम बाकी सबकी पोजीशंस डिफाइन करते हैं। जनरली फिजिक्स में इस रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। किसी पॉइंट का हम ओरिजिन डिफाइन करते हैं और उसके कंपैरिजन में हम किसी भी पॉइंट पी को डिफाइन कर सकते हैं। इस ओ के रिस्पेक्ट में, इस ओ के कंपैरिजन में अगर हम इस पी पॉइंट को डिफाइन करूं तो ये मेरे पास आएगा एक ओपी वेक्टर। वेक्टर है क्योंकि यहाँ पे एरो अवेलेबल है और डिस्टेंस उसका होगा हमारा लेंथ ऑफ द एरो के बराबर। इसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। नॉर्मली हमारे ओरिजिन से के कंपैरिजन में किसी भी दूसरे पॉइंट के पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर के थ्रू, और मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर के थ्रू। ओपी वेक्टर कह लीजिए, आर वेक्टर कह लीजिए, बात एक ही है। इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मतलब जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पर हम इसे डिफाइन करते हैं। पी पॉइंट है, सपोज यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो कोई भी पॉइंट P, इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x, y और z। तो मेरे पास सिंपली आएगा x डायरेक्शन में स्मॉल x वैल्यू, प्लस y डायरेक्शन में स्मॉल y वैल्यू, प्लस z डायरेक्शन में
स्मॉल z वैल्यू। ये तरीका होता है किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकली वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। ये आई कैप, जे कैप और के कैप उसके बेसिस वेक्टर है कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर की वैल्यू, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर की वैल्यू और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर की वैल्यू को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब ये तो मेरा पोजीशन है पॉइंट पी का। अगर मेरा पॉइंट पी टाइम के साथ, सपोज ये मेरा पॉइंट पी यहाँ पे अवेलेबल है, ये टाइम के साथ वेरी करके यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन में मेरा जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा और मैं मेरा जो पोजीशन वेक्टर है उसमें मैं कहूंगा आर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ वो वेरी करेगा। टाइम के साथ वेरी करने का फायदा क्या है, अब मैं उसका मोशन डिफाइन कर सकता हूं सिर्फ मुझे अगर उसका पोजीशन और टाइम एक्स वाई जेड एंड टी, एक्स वाई जेड और टी, ये चार कोऑर्डिनेट अगर मुझे पता है उसके अलग अलग टाइम पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज, तो मैं उसके मोशन को डिफाइन इजीली कर सकता हूं। और इसी के बेसिस में कुछ और चीजें निकाल सकता हूं। क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गया। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने चाहूं, माय एक्सेलरेशन इज d2r ऑफ t बाय dt स्क्वायर। तो मेरे पास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन तीनों आ जाता है अगर मुझे पोजीशन वेक्टर अच्छे से मालूम है, अच्छे से उसकी जानकारी अगर मुझे है तो। सो राइट नाउ हमारे पास पोजीशन वेक्टर के बेसिस पर तीन अलग अलग पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट, जो सिंपली होता है r2 एट टाइम t2 माइनस r एट टाइम t1। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है। दूसरी हमारे पास वेलोसिटी अवेलेबल है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है, dr अपॉन dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा वो dv बाय dt विच इज d2r बाय dt स्क्वायर। अब इन सब के साथ हम और क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। माय वेलोसिटी इज d ऑफ r अपॉन dt। वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला है, टी को इधर ले जाते हैं, v इंटू में dt इज माई डी आर, टी इसका अंदर है तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। इंटीग्रेट करते हैं, v इंटू में यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके t तक और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा सॉरी नहीं ये नहीं था। तो आइए देखते हैं हम इन अलग अलग पैरामीटर से और क्या निकाल सकते हैं फिजिक्स के और हमारे आसपास की मैकेनिक्स के बारे में। तो लास्ट इक्वेशन से शुरू करते हैं। माय एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। अगर मैं t को इस डायरेक्शन में ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा a इंटू में t इक्वल्स टू dv। इंटीग्रेट कर देते हैं, टाइम का इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी v से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये a इंटू में t, टाइम तो 0 से t तक जा रहा है, इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास v माइनस u। इसे ज़्यादा नोन फॉर्म में लिख देते हैं v इक्वल्स टू u प्लस a t।
तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है मेरी डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन का। आइए एक और चीज निकाल के देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास अवेलेबल है v इक्वल्स टू डी आर बाय डी टी। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, t को उधर ले जाते हैं, v इंटू में डी टी इज इक्वल्स टू डी आर। v की जगह पे मेरे पास ऑलरेडी u प्लस ए टी अवेलेबल है, तो पुट कर देते हैं u प्लस ए टी इंटू में डी टी इज इक्वल्स टू डी आर। अगेन इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं कंप्लीट टाइम फ्रेम के लिए तो आ जाएगा 0 से लेके t तक u प्लस ए टी इंटू में डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू कंप्लीट डिस्टेंस, जिसे मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंटू में डी आर। u का इंटीग्रेशन u टी प्लस a वैसा का वैसा, t का हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंसेस s। तो मेरे पास अगेन आ गई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपने देखा कि हमने जस्ट डेफिनेशन के थ्रू हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशंस निकाल ली। अब इन दोनों को वापस से हम सॉल्व कर सकते हैं और तीसरी इक्वेशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो तीन इक्वेशन निकालकर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम स्टैटिक्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। स्टैटिक्स इवन डायनेमिक्स की भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इसके अंदर आ रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रेजेक्ट्रीज, जो भी हमें चाहिए हम इसके अंदर आराम से इन तीन इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अभी हमने निकाली न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए बात करते हैं अब मैकेनिक्स के बेस की, मैकेनिक्स के फंडामेंटल की, जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ऑलमोस्ट हमारी फिजिक्स 200 से 300 साल तक कंप्लीटली इन लॉज के ऊपर ही बेस रही है, और ये लॉज इतने एक्यूरेट हैं कि आज के टाइम में भी अगर हमें मून पर या जुपिटर पर सैटेलाइट भेजनी है तो हम एडवांस मॉडर्न फिजिक्स यहाँ यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और ये हमें प्रिसाइज रिजल्ट्स देती हैं जितनी एक स्पेसशिप को अर्थ से मून तक या किसी भी सैटेलाइट ग्रह तक जाने के लिए ज़रूरी है। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये लॉ क्या कहता है, बेसिकली ये लॉ बात करता है एक क्वांटिटी की जिसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो हर मटेरियल के अंदर होती है, जो उसे अपनी स्टेट को चेंज होने से रोकती है। स्टेट को चेंज होने से मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, सिंपल ग्राउंड पे रखा है, तो जब तक मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक वो अपनी स्टेट, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। अब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। काफ़ी नॉर्मल सी बात है, हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है। पर जो चीज़ न्यूटन ने ऑब्जर्व की थी वो ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, किसी वेलोसिटी के साथ है, वो डजेंट मैटर द नंबर क्या आएगा उसका, लेकिन अगर वो किसी वेलोसिटी से है, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स किसी भी डायरेक्शन से नहीं लगेगी तब तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता रहेगा। ये स्टेटमेंट काफी काउंटर इंट्यूटिव है। कैसे? नॉर्मली अगर हम किसी बॉल को जमीन पे रोल करते हैं तो ओवर द टाइम वो रुक जाती है, और कुछ ऐसा ही मानना था हम एरिस्टोटल का, जो कहते थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें चलाते रहना है तो हमें उस पर लगातार फोर्स लगाकर रखनी पड़ेगी। पर न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं फ्रिक्शन हटा दूं कंप्लीटली, अगर मैं फ्रिक्शन को 0 कर दूं, तो उस कंडीशन के अंदर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, जैसे हमारी अर्थ कर रही है। उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो पहला लॉ बात करता है इनर्शिया के बारे में। ट्रांसलेशन मोशन, जो 3 डायमेंशन हमारा मोशन होता है, इस इनर्शिया को हम मेजर करते हैं जनरली मास के फॉर्म में। रोटेशनल मोशन में मास के साथ कुछ और क्वांटिटीज भी जुड़ जाती हैं, पर ट्रांसलेशन मोशन में मास ही रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को। जैसे कि आपने देखा होगा, एक भारी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी से जा रहा है तो उसे रोकने में भी हमें ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ फोर्स। ये लॉ क्या कहता है? बड़ा ही सिंपल लॉ है।
इसके एप्लीकेशंस काफ़ी टफ हो सकते हैं ऑल्दो। तो पहला लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स जो ज़रूरी है मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए इज नथिंग बट dp बाय dt, वेयर p इज m इंटू में, p इज माई मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट की मोमेंटम चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये हमारा सेकेंड लॉ कहता है। इसी केस के अंदर अगर मैं मोमेंटम को जीरो कर दूं तो मेरा मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा और वापस से मैं फर्स्ट लॉ के ऊपर पहुंच जाऊंगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स F12 एक डायरेक्शन में लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर F21 फोर्स लगाएगा। अगर ये मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ये नीचे mg फोर्स लगा रहा है तो इसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ही लगेगा। इन तीन लॉस के बेसिस पे हमारी मैकेनिक्स पूरी की पूरी सॉल्व की जा सकती है। मैकेनिक्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस और इन तीन लॉस के बेसिस पर कंप्लीटली एटलीस्ट थ्योरेटिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, अलग अलग प्रॉब्लम्स के अंदर। न्यूटोनियन फिजिक्स की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। उनको मैं एक लिस्ट के फॉर्म में आपको लिख रहा हूं। पहला है वेट। वेट क्या है, बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन पर रखा है, इसका मास m है, मास हमने बताया था इनर्शिया का मेजरमेंट है, तो उसका वेट mg हमेशा टुवर्ड्स दी अर्थ लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड की डायरेक्शन में रहेगा। वो ऐसा हो या फिर अगर मेरा प्लेन ऐसा हो तो भी मेरा mg डाउन रहेगा, इवन मेरा प्लेन ऐसा हो तो भी मेरा mg डाउन रहेगा। तो मेरा वेट जो फोर्स है, वेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। सेकेंड है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है, ये रिएक्शन फोर्स है। ये बेसिकली कांटेक्ट की वजह से या न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से आती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है जैसे कि ऊपर केस में रखा है, mg नीचे लग रहा था, ये हमेशा सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। इस कंडीशन में ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाली कंडीशन के अंदर mg नीचे, इसमें नीचे जा रहा था याद रखना, लेकिन कांटेक्ट फोर्स जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। अगर ऐसा सरफेस है तो इस डायरेक्शन में n रहेगी। तो ये दो फोर्स काफी जरूरी है निकालने के लिए, हमेशा जनरली क्वेश्चन करते हुए हम कंफ्यूज हो सकते हैं। थर्ड टाइप की जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो है टेंशन। ये टेंशन दिमाग की टेंशन नहीं है, ये टेंशन रोप की है। रोप की टेंशन का मतलब सपोज एक ब्लॉक यहां पर है, दूसरा ब्लॉक यहां पर है, तो इनके बीच में अगर मैं एक रोप लगा देता हूं या इनको एक स्ट्रिंग से अटैच कर देता हूं, तो अगर इसे इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो एक नेट स्ट्रेस इस रोप के हर पॉइंट पे लगेगा, जिसे मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और हर दो पॉइंट को अगर मैं इसे ब्रेक कर लूं तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहां भी T और यहां भी T। T1 मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हर पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट ये वाला हो, टेंशन हमेशा सेम रहेगी और वो हर पॉइंट पर उस रोप के अंदर लगेगी।
फोर्स है वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी इंट्यूशन जिसकी वजह से एरिस्टोटल से न्यूटन तक की फिलॉसफी में आने में हमें ऑलमोस्ट 1000 साल लग गए, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो हर मोशन को एक तरह से रोकने की कोशिश करती है, हाइंडर करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसको नीचे बनाते हैं, हमेशा फ्रिक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा। फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज 0 से लेकर म्यू एन तक होती है, एन वही नॉर्मल फोर्स वाला एन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर होती है किसके, म्यू एन के। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू है, आपने फ्रिक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दो तरह की फोर्सेस हमें अवेलेबल होती है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, मोशन कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। फिफ्थ टाइप की फोर्स होती हैं जो अभी हम नहीं पढ़ने वाले, जो हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होती हैं अभी लिख लीजिए, इसको हम जब हम फोर्सेस के बारे में कुछ और पर्टिकुलर पार्ट्स डिस्कस करेंगे तब हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 5 तरह की चीज़ें हमें किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए ध्यान में रखनी है। इन पांचों के हेल्प से ही हम हमारा बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ताकि हम इंडिविजुअली हर पार्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और टोटल वो किस तरह से बिहेव करेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो अब तक समझा है उसे हम अप्लाई कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो एक क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m equals to m1 equals to 4 kg on a smooth frictionless। नॉर्मली हम क्वेश्चन में फ्रिक्शनलेस ले लेते हैं ताकि हमें फ्रिक्शन को सॉल्व अलग से ना करना पड़े। कोई भी ऐसे सिस्टम फ्रिक्शनलेस होता नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स में फ्रिक्शनलेस आपको मिलेंगे। स्मूथ फ्रिक्शनलेस inclined plane of 30 डिग्री। 30 डिग्री का एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर एक m1 मास 4 kg का रखा है, is connected to a pulley by a cord over a small frictionless पुली। तो आगे ये फ्रिक्शनलेस पुली भी हमारे पास लगी हुई है, एक कॉर्ड यहाँ पे लगा है और दूसरा मास उससे कनेक्टेड है मास m2 इक्वल्स टू 5 kg हैंगिंग vertically। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। जब ब्लॉक मूव होगा फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं हमारा डायग्राम और उसके अंदर हम बनाएंगे हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये हमारा हो गया हमारा इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल है 30 डिग्री का। इस पे एक ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें इसका वेट कितना है, इसका वेट है 4 kg। यहाँ पर एक पुली लगी हुई है और ये स्ट्रिंग इसमें से जाकर यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर एक हैंग कर रहा है। ये है हमारा 5 kg का, ये 4 kg और ये 5 kg, बस इतना ही गिवन है। अब हमसे पूछा है कि अगर ये एक डिसबैलेंस सिस्टम है, ये मूव करेगा तो इसके बेसिस के ऊपर इसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का क्या आएगा। जो इसका है वही इसका आएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरा जो m1g जाएगा वो हमेशा डाउनवर्ड जाएगा। अभी हमने निकाला था कि वेट
अभी हमने निकाला था कि वेट m1g हमेशा डाउनवर्ड जाता है, सिमिलरली ये भी नीचे जाएगा m2g, और क्या जाएगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा मेरा n, रिएक्टेंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है वो। अब इस m1g के हम दो पार्ट कर सकते हैं, एक ये वाला और एक इसके परपेंडिकुलर। तो अगर ये 30 डिग्री है, इसे ऐसे जोड़ लेते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो नीचे का पार्ट आ जाएगा ये m1g cos थीटा, और इधर वाला हो जाएगा m1g sin थीटा। अगर आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए ये 30 डिग्री है, ये हमारे पास आ जाएगा हमारा 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। अगर इसे जोड़ें हम तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री, तो ये वापस से 30 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट एंगल के साथ वाला कॉस कंपोनेंट और सामने वाला साइन, तो m1g sin थीटा और m1g cos थीटा आ जाएगा। दूसरा, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट इसको थ्रेड को खींच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगी टेंशन T, और ये ऊपर खींच रहा है तो यहाँ पे भी आ जाएगी टेंशन T। टेंशन सेम रहेगी, पूरी कॉर्ड में हमेशा टेंशन सेम रहती है। तो अब हमें लिखनी है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जहां पे m1 है इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट समीशन f। समीशन f मतलब जितनी फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं उसका नेट जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा m1 इंटू में a, जो हमारा एसेंशियली सेकेंड लॉ कहता है। तो देखते हैं क्या क्या लग रहा है। m1g sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, t इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन को इस डायरेक्शन में ले लूं, अभी हमें नहीं पता किस में, पर कंसिडर कर लेते हैं किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारे पास आ जाएगा m1a, इस डायरेक्शन का कंसिडर हम कर रहे हैं, इक्वल्स टू सेकेंड t क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और m1g sin थीटा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ये बन गया m1 इंटू में a। दूसरा कंसीडर करते हैं ये वाला, एक्सेलरेशन अगर इधर है तो इस डायरेक्शन में कहाँ होगी, यहाँ पर। उस कंडीशन के अंदर मैं नीचे वाली लाइन को पॉजिटिव लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा m2 इंटू में a इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस m2g और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में क्यों लिया, मैं यहाँ क्यों नहीं ले सकता था। फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ और मेरी फाइनल वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो मैं उसे एंड में रिपीट करके कह दूंगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये नहीं ये थी। तो ये हमारे कन्वीनियंस है, हम कुछ भी ले सकते हैं। बस ये है कि जो हम पर्टिकुलर साइन सिस्टम लेके चलें उसे एंड तक फॉलो करें। तो ये हमारे पास आ रहा है, इन दोनों का अब इक्वेशंस को 1 और 2 अगर मैं दे दूँ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू में a इक्वल्स टू t से t कट गया, दूसरा बचेगा m2g माइनस m1g sin थीटा। तो मेरा नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा m2 माइनस m1 sin थीटा इंटू में g अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, वैल्यूज हमारे पास सबकी हैं, यस बिल्कुल है। तो m2 कितना है मेरा, m2 है मेरा 5 kg, 5 माइनस m1 है मेरा 4 kg इंटू में साइन 30 डिग्री होल में मल्टीप्लाई जी को अभी हम 10 ले लेते हैं, और m1 प्लस m2, तो 5 प्लस 4, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू में 10 अपॉन में 9, सो ये हो गया 3/9 इंटू में 10, ये 3 गया 1 गया, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन का नेट सिस्टम का। तो हमने जो डायरेक्शन ली थी वही डायरेक्शन थी, अगर ये नेगेटिव आता तो अपोजिट डायरेक्शन होती। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था जिसमें हमने सबसे पहले
फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, देन इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू उसको सॉल्व किया। तो आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, और इस बार देखते हैं क्या हम वापस से न्यूटोनियन फिजिक्स के प्रिंसिपल लगा पा रहे हैं उसके अंदर। 3 blocks of masses 2 kg each are drawn by force of 10.2 न्यूटन। 10.2 न्यूटन का फोर्स इस पे हम लगा रहे हैं। फाइंड दी टेंशन बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी कहां पर है? बी एंड सी हमारे यहां पर है। दिस इज माई सी, दिस इज माई बी, दिस इज माई ए, और टोटल फोर्स लग रहा है इस पे 10.2 न्यूटन का। और तीनों का वेट कितना, तीनों का मास कितना है? 2 kg के बराबर। तो आइए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पहला वाला केस लेते हैं। ये मेरे पास सी ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको ये सिर्फ इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इसमें टेंशन लगेगी T2। बी है एक इधर एक इधर, यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ पे टेंशन T1, और ए के लिए क्या होगा? यहाँ पे टेंशन T1 और यहाँ पे फोर्स F। तो हमारे पास सिंपल तीनों इक्वेशंस अवेलेबल हैं। इसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही है? सिर्फ एक फोर्स लग रही है। तो T2 इज इक्वल्स टू, मास सेम है सबका, m इंटू में g, सॉरी m इंटू में a। जो नेट एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी एक्सेलरेशन है अभी हमें पता नहीं है, m इंटू में a। इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा T2 और T1 अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। तो उस डायरेक्शन हम जा रहे हैं। T1 माइनस T2 इज अगेन इक्वल्स टू m इंटू में a, और लास्ट वाले में F माइनस T1 इक्वल्स टू m इंटू में a। ये तीन हमारे पास आ गए। अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे पास F आ जाएगा इक्वल्स टू थ्राइस इंटू में m इंटू में a। अब मेरे पास क्या क्या गिवन है? मेरे पास फोर्स गिवन है, फोर्स है 10.2 इक्वल्स टू 3 इंटू में 2 इंटू में एक्सेलरेशन। तो माई एक्सेलरेशन इज 10.2 डिवाइडेड बाय 6। टेंशन निकालनी है। टेंशन कितनी है मेरी? टेंशन इज इस पॉइंट पे यहाँ पे और इसके बीच में T2 टेंशन है, इज मास इंटू में A। तो माई टेंशन इज मास इज 2 इंटू में 10.2 डिवाइडेड बाय 6। ये 3 आ जाएगा, ये 1, ये कटेगा, ये आएगा 3.12 गया 4। तो टेंशन मेरी आ गई 3.4 न्यूटन। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंशन। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और समझते हैं कि करके देखते हैं और क्या। 2 blocks of mass 5 kg and 10 kg are acted on force 3 Newton and 4 Newton. Assuming there is no sliding, find static friction. तो हमारे पास 2 blocks हैं which are 5 kg and 10 kg are force लग रही है acted by force 3 Newton and 4 Newton. Yes, 4 Newton है। Assume there is no sliding, no sliding, find static फ्रिक्शन। हमें स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में निकालना है। तो हमें कंसिडरेशन है कि पहला ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है विच इज माय 10 kg ब्लॉक। नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं, ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन होगा सिर्फ यहाँ पर, और ये है हमारा 5 kg। तो इस पे दोनों पे फोर्स लग रही है। पहले पे फोर्स लग रही है 3 न्यूटन, दूसरे फोर्स लग रही है 4 न्यूटन। तो दोनों मूव नहीं कर रहे हैं एसेंशियली। तो इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। तो हम पहले 5 kg वाले का डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा 5 kg वाला ब्लॉक है, इस पे 3 न्यूटन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा।
दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरा 10 kg ब्लॉक। तो इसमें क्या क्या लग रहा है, इसके अंदर लग रहा है हमारा पहला तो 4 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन यहाँ नेगेटिव में है तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, अगर पहले इसको देखें तो 3 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन इज, दोनों साथ में घूम रहे हैं तो इट इज टोटल वेट 5 kg इसका, 5 इंटू में A1। दूसरा है दोनों सेम डायरेक्शन में है, 4 प्लस F इक्वल्स टू 10 इंटू में A2, लेकिन दोनों साथ में है अगेन तो A1 A2 बराबर होंगे, तो मैं इसको हटा देता हूं। सो व्हाट आई गेट इज 3 माइनस F अपॉन में 5 इक्वल्स टू 4 प्लस F अपॉन में 10। इधर ले जाते हैं इसको, 10 3 माइनस 5 3 माइनस F इक्वल्स टू 5F प्लस 4, ये हो जाएगा 30 माइनस 10F इक्वल्स टू 5F प्लस 20 को इधर ले जाते हैं, 30 माइनस 20 इक्वल्स टू ये 5F है हमारे पास, या तो हो जाएगा 15F। तो 10 अपॉन 15 इज माई फोर्स, तो ये कितनी हो गई, सिंपली फोर्स इज इक्वल्स टू 2/3 न्यूटन। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन हमने 3 क्वेश्चन आज ट्राई किए, ऐसे ही आप अलग अलग क्वेश्चन ट्राई कीजिए। न्यूटोनियन फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैम के एग्जाम में इसका बेसिक आना ज़रूरी है। हो सकता है आपको डायरेक्ट ऐसे एविडेंट क्वेश्चंस ना आए, पर कभी कभार आ भी जाते हैं। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे आने वाले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, आगे थोड़ी एडवांस चीज़ें और देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।